हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है मेटल की वो स्टडी कर ली थी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद acids. When acid react with a metal, then it gives salt and hydrogen gas. ये रिएक्शन हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी स्टडी की थी कि जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ में बर्न करती है। तो जनरल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी मेटल प्लस एसिड, तो प्रोडक्ट हो जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने देखी थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब भी हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं तो बबल्स के साथ एक गैस राइज होती है, यानी जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, और दूसरा साथ में जो सॉल्ट बन रहा है वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इस सॉल्यूशन में रह जाता है। यानी इसके रिएक्शन को हम लिख सकते हैं Mg+2HCl, तो प्रोडक्ट बनेगा MgCl2 + H2। इसी तरीके से कुछ अदर रिएक्शंस भी देख सकते हैं, जैसे सोडियम की रिएक्शन HCl के साथ है तो 2Na+2HCl, प्रोडक्ट बनेगा 2NaCl + H2। इसी तरीके से पोटेशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन क्या होगी, K2SO4 सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो हैं वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो उस केस में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। यानी किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो उस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये उस हाइड्रोजन गैस का अगेन ऑक्सीडेशन करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन ना बन के हाइड्रोजन की जगह क्या बनता है, वाटर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जिंक की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ देखें तो Zn+4HNO3, तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे Zn NO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है, प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी NO2 बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाता है। तो हाइड्रोजन की जगह नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि हाइड्रोजन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। लेकिन अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम इनकी रिएक्शन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएं, डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर इनकी रिएक्शन होती है तो उस केस में वो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट HNO3 का मतलब ये है कि इसमें वाटर जो है वो एसिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो एसिड कंसंट्रेशन अगर बहुत कम ली जाए तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनकी जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी Mg+2HNO3, तो प्रोडक्ट बन जाएगा MgNO3 ट्वाइस प्लस H2। सेम इसी तरीके से मैग्नीज की भी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट।
मीन्स हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जो है वो किस तरीके से कोई मेटल रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी। हम ये कह रहे थे कि जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी थी तो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वहाँ हम कह रहे थे कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। तो सेम वही रिएक्शन यहाँ होगी कि जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। मीन्स ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और ए सॉल्यूशन, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। यानी यहाँ सॉल्ट ऑफ मेटल बी में से मेटल ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया तो ए का सॉल्ट बन जाएगा और मेटल बी है वो फ्री हो जाती है। तो ये रिएक्शन होती है मेटल की किसी अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें मैग्नीशियम रिबन को ऐड किया जाए तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है प्लस कॉपर फॉर्मेशन करता है। अब जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे है वो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे इसमें मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम रिबन डाली जाती है तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो जाता है और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से वो किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट में चेंज हो गया, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। तो ये रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सेम इसी तरीके से जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट से करवाएं तो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सेम इसी तरीके से रिएक्शन होती है। और सेम ऐसे ही आयरन की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने अगर आयरन नेल डाली तो आफ्टर 15 to 20 मिनट जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू से ग्रीन कलर हो जाता है और यहाँ पे जो आयरन की नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। आयरन नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, क्योंकि आयरन सल्फेट बना है। तो आयरन सल्फेट का कलर है वो ग्रीन है और कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू था, तो ब्लू से वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अब जो मेटल्स हैं हम कह रहे हैं कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस को डिस्प्लेस कर रहा है, तो रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है इट इज़ ए सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मेटल्स को या एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो सीरीज बनती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे यहाँ पे एक सीरीज है, यहाँ सबसे ऊपर हमने लिया है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। यानी इस सीरीज़ में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। यानी जो टॉप पे आ रहा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और बॉटम में जो आते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है।
copper, silver, gold and platinum which are present in the bottom of the series, they are least reactive element and they are also called as a noble metals। यानी ये सबसे नीचे आते हैं और इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स कहते हैं। एंड लिथियम प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द सीरीज इज हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जो लिथियम है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, यानी वो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी जब हम मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करवाएं तब क्या होगा। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन यानी कैटायन फॉर्मेशन करेगा, और नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके वो क्या करता है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन यानी एनाइन फॉर्मेशन करता है। तो मेटल रिएक्ट विद ए नॉन मेटल, देन दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मेटल रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन, एंड दीज कैटायंस एंड एनाइंस आर बीइंग ऑपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। यानी जो कैटायंस और एनाइन बनेंगे उन पे अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने से वो कंबाइंड होके एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो अगर सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो वो Na से बन गया Na+, कैटायन फॉर्मेशन कर लिया। उसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी वो चेंज हो गया Cl नेगेटिव आयन में। तो इस तरीके से कैटायन और एनाइंस बन गए, और ये कैटायंस और एनाइंस है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके फाइनली एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल्स कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें टोटल नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एनाइंस, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो बराबर हो जाता है, तो नेट चार्ज इन कंपाउंड्स के ऊपर 0 होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम और क्लोरीन की रिएक्शन देखें तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। मैग्नीशियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए तो ये बना रहा है Mg2+ आयन। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम 1 उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे 2Cl नेगेटिव आयन बन गई, 2 क्लोराइड आयन बन गए, एक ये बन गया और एक इधर ये क्लोराइड आयन बन गया। अब ये दोनों क्लोराइड आयन है वो 1 मैग्नीशियम कैटायन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जब मेटल की रिएक्शन किसी नॉन मेटल के साथ करवाई जाती है तो उस केस में आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, इन आयनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अदर कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं। तो इनकी क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आता है फिज़िकल नेचर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कैटाइंस और एनाइन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड होती है और वो हार्ड होते हैं, एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस हैंस दे आर ब्रिटल। यानी इन कंपाउंड्स को अगर तोड़ते हैं तो तोड़ने पे वो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी जो उसके कैटाइंस और एनाइंस हैं उनमें वो ब्रेक कर जाते हैं, तो उस नेचर को हम बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड्स है वो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, और उसके साथ साथ वो ब्रिटल नेचर वाले होते हैं। सेकंड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे।
हम ये कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दैट मीन्स इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में हाई होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड आता है सॉल्युबिलिटी। जब किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में जब हम डिजोल्व करते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर यानी जो आयनिक सॉल्वेंट होते हैं उन्हीं में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन आयनिक या नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उनमें सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि पेट्रोल, गैसोलीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है कि किसी भी सब्सटेंस में इंडक्शन तभी होगा जब उसमें फ्लो ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ आयंस हो। तो आयनिक कंपाउंड्स में जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, यानी उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म, यानी अगर उस आयनिक कंपाउंड को हम मेल्ट कर दें या उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो उस केस में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मेल्ट करते हैं या एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और पार्टिकल्स या आयंस का फ्रीली मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिकॉज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वो चार्ज का फ्लो है वो आयंस के थ्रू होता है, तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे, तो इसीलिए वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती है आयनिक कंपाउंड्स की।